हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने वाली नेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, है ना। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस के आंसर अपने मन में सोच सकते हैं और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही सही सोचे थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर। एज यू ऑल नो दैट 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हिंदी डे इन इंडिया। क्यों करते हैं वैसे हम इसको? बिकॉज हिंदी गॉट ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस ऑन दैट डे। 1949 की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। एंड एज यू ऑल नो दैट हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्रेविएशंस NMSHE इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। एक संस्था है NAPCC जिसे हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसने हिमालयन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए एक नेशनल मिशन की शुरुआत की और उस मिशन का नाम रखा गया यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। बेसिकली क्या है ये? देखिए, इसने अभी घोषणा की है, यानी कि ये बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा? देखिए, हिमालयन इन्वायरमेंट जो है, मतलब हिमालय का जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है उनको बचा के रखना, ताकि वहाँ पे हम उनका यूज़ कर सके, उनको यूटिलाइज कर सके। तो ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस? आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। सही आंसर इसका है मिथाइल क्लोराइड। ओके, देखिए जो ओजोन है यानी कि ओजोन लेयर है, ये नेचुरली बनती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? इसको डिस्ट्रॉय हम करते हैं, यानी कि ह्यूमन कर रहा है। ह्यूमन जो है कि केमिकल्स का प्रयोग कर रहा है और इसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो रही है ना। तो जिन केमिकल्स के कारण ये डिस्ट्रॉय होती है उसे हम ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है, ODS। तो मिथाइल क्लोराइड इज वन ऑफ देम। मिथाइल क्लोराइड उसमें से एक है जो कि ओजोन को डिप्लेट करता है, इसको खतरा पहुंचाता है, उसको खत्म करता है। अनदर इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो CFC, आपने नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, AC वगैरह से। एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसमें और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वाटर और एयर के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाती है और सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाती है बेसिकली। एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, और एसिड रेन तो आपको पता ही है, इट कॉज डिफॉरेस्टेशन। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये तो बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस बनाती है और जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ का। फिर क्या होता है? फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने से बर्फ पिघलती है। ओके, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, जिससे हमारा जो वाटर लेवल है समुद्र का वो बढ़ता है। मीथेन, CH4, मीथेन के बारे में आपको पता होगा, इट इज अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ओके, सो इट इज अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटर जो कि ओजोन बनाता है ग्राउंड लेवल पर। ओके, जो हैजार्डियस एयर पोल्यूटेंट वगैरह है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब इसी में आते हैं। चलिए, द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन। ये कब लॉन्च किया गया था? देखिए, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी नेट में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। तो ये इसका सही आंसर है बेसिकली 2 अक्टूबर 1978। इसका एम क्या है? तो इट्स एम इज टू एरेडिकेट इलिटरेसी। एक प्रोजेक्ट चलाया था इन्होंने जिसका मेन एम ये था कि जो 15 से 35 साल तक के जो इलिटरेट पीपल हैं उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। ओके, तो ये 2 अक्टूबर 1978 को स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी? आपको बताना है इसमें से कि कौन सा वो नेचुरल हैजार्ड है जो बहुत अधिक मात्रा में बहुत तेजी से फैलता है। तो सबसे खतरनाक इसमें से आई थिंक आप ये गेस कर पा रहे होंगे, एपिडेमिक। ओके, ये एपिडेमिक, पेंडेमिक या आपने एंडेमिक, ये नाम सुने होंगे। और अभी तो रिसेंटली कोविड-19 जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड में फैला था, तो ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। देखिए, एपिडेमिक को हिंदी में कहते हैं महामारी। ओके, तो ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए।
एपिडेमिक क्या होता है, जब कोई डिसीज पर्टिकुलर सिटी या कंट्री में फैलती है तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। जैसे एग्जांपल के लिए कोरोना वायरस सबसे पहले वुहान में फैला था, तो वहाँ पे ये एक एपिडेमिक रूप में था, लेकिन बाद में ये ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो फिर ये हो गया पेंडेमिक। ओके, तो एपिडेमिक एक छोटा रूप है, पेंडेमिक उसका बड़ा रूप है। एक होता है एंडेमिक। तो एंडेमिक क्या होता है, देखिए जब कोई डिसीज पर्टिकुलर प्लेस पर फैलती है, रेगुलर अगर वो फैलती जाती है तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अफ्रीकन कंट्रीज। आपको पता होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, तो वो हो गया वहाँ के लिए एंडेमिक। ओके, एंडेमिक और एपिडेमिक में एक बहुत ही थिन डिफरेंस है। एपिडेमिक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिटी या कंट्री में कोई डिसीज फैल रही है, उसे हम एपिडेमिक कहेंगे। और जब कोई डिसीज पर्टिकुलर प्लेस पर रेगुलर फैल रही है, यानी कि बार बार वो हो रही है, तो वहाँ पे हम उसको एंडेमिक कहेंगे। एक होता है आउटब्रेक। तो ये आउटब्रेक क्या होता है, देखिए अगर कोई डिसीज किसी कम्युनिटी में बार बार फैल रही है और फैलने के बाद में सडनली, यानी कि फैलने के तुरंत बाद में उसके केसेस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आउटब्रेक। तो एक हो गया हमारा एंडेमिक, दूसरा हो गया पेंडेमिक, फिर एपिडेमिक और आउटब्रेक। अच्छा, आउटब्रेक का अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो आप बता सकते हैं कि समर में जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उस टाइम दिल्ली में डेंगू के केस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर ही डेंगू के सबसे स्टार्टिंग में 5 केस मिले थे और अगले ही दिन 1000 केस मिल गए। तो बिकॉज ये बहुत ड्रास्टिक तरीके से इनमें जो है कि इंक्रीज हुआ है केसेस में, इसीलिए इसको हम आउटब्रेक के रूप में जान सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक और आउटब्रेक। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग गोल एडॉप्टेड बाय द यूएन मेंबर स्टेट इन 2015 इज रिलेटेड टू SDG 4। यहाँ पे आपको चौथा जो SDG है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो आपको बताना है कि कौन सा है वो। तो इसका सही आंसर है क्वालिटी एजुकेशन। ओके, चौथे नंबर का वही है। देखिए मैं आपको सारे के सारे SDG बता देता हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये है हमारा नो पावर्टी। ओके, यानी कि पावर्टी को रिमूव करना। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो UN है, यूनाइटेड नेशन, इसने SDG को 2015 में ग्लोबल गोल्स के रूप में अप्रोच किया था। यानी कि इसने अप्रूव कर दिया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये बहुत ही ज़रूरी है, और गरीबी को समाप्त करने के लिए, इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए, और ये भी सुनिश्चित करने के लिए कि 2030 तक हर कोई पीस और प्रॉस्पेरिटी से रहेगा, है ना, सारे के सारे कंट्रीज। तो इसीलिए हमारे टोटल 17 SDGs है, जिसमें पहला है हमारा नो पॉवर्टी, या फिर हम कह सकते हैं एंड पॉवर्टी, पूरी तरीके से गरीबी को ख़त्म करना। फिर सेकेंड है हमारा ज़ीरो हंगर, है ना, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवन्थ है हमारा यहाँ पर एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ हो गया यहाँ पर रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज़, है ना, असमानताओं को ख़त्म करना, लाइक अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 है क्लाइमेट एक्शन। 14 है लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर लाइफ कैसी रहती है। 15th है लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर। 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 17 कौन सा है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये सारे के सारे 17 SDGs आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, इसको किसने लॉन्च किया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है यूनेस्को। ओके, इसको 1975 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था। बेसिकली 2 दशक तक, यानी कि लगभग 1975 से 1995 तक तो यूनेस्को और UNEP ने जो है कि IEEP कार्यक्रम को एक साथ इसको लीड किया था, और अब जो है कि यूनेस्को ने इसको 1975 में एक सेपरेट रूप में जो है कि लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए इसका सही आंसर है 6 मंथ, यानी कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में सबसे जो अधिकतम गैप है वो कितना हो सकता है, तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप उसमें नहीं हो सकता। अब सभी को पता होगा कि
पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ओके, पार्लियामेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है बजट सेशन, जो कि जनरली जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है। इसमें बजट पास किया जाता है और ये मई तक चलता है। दूसरा होता है मानसून सेशन, ये जुलाई अगस्त से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, है ना, ये नवंबर दिसंबर में चलता है। तो वैसे 3 सेशन होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को एक साल में एटलीस्ट 2 बार तो अपनी बैठक करनी चाहिए, है ना, 2 सेशन तो होने चाहिए। और इन 2 सेशन यानी कि बजट और मॉनसून के अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा का गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आप लोगों को पता होगा कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और प्रेसिडेंट को एक और पावर होती है आर्टिकल 108 के तहत, जॉइंट सिटिंग। ओके, आर्टिकल 108 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग का एक प्रावधान है। बेसिकली जब एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान आता है। अब ये डेडलॉक क्या होता है? देखिए, जब पार्लियामेंट में कोई सा भी बिल आता है तो वो बिल को एक्ट बनाने के लिए बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है। पहले लोअर हाउस में जाता है, फिर अपर हाउस में जाता है। लोअर हाउस से पास होने के बाद में अगर अपर हाउस में गया और अपर हाउस ने मना कर दिया कि मतलब उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी, यानी कि उसमें कुछ अमेंडमेंट उन्होंने बोले कि इसमें अमेंडमेंट करना है, या फिर वो पास ही नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। अच्छा, इस जो जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जॉइंट सिटिंग जो आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट बैठाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 42 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन बिकम ए पार्ट ऑफ, कौन से लिस्ट का पार्ट है इनमें से? द करेक्ट आंसर इज कंकरेंट लिस्ट, है ना। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी हमारे देश में, तो ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। आप सभी लोगों को पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो है कि बात की गई है पावर की, कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो है कि पावर का एलोकेशन किया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे कौन पावर जो है कि रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए। तो सबसे पहली लिस्ट इसमें होती है स्टेट लिस्ट, दूसरी होती है यूनियन लिस्ट और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनियन लिस्ट में यूनियन के पास पावर रहती है लॉ बनाने की, यानी कि पार्लियामेंट के पास में। स्टेट में स्टेट लॉ बनाता है, और कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई सा कॉन्ट्राडिक्शन आया तो फिर सेंट्रल का लॉ यहाँ पर मान्य होता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि राइट टू एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है ना। हमारे देश के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21A में ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 2002 में। तो इसको राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है ये, तो इसका सही आंसर होगा राधाकृष्णन कमीशन। ये बना था बेसिकली 1948-49 में। ओके, 48-49 में बना था। अगर इसके सेकंड ऑप्शन की बात करें तो कोठारी कमीशन तो बाद में बना था। कोठारी कमीशन बना था 1964-65 में। और ये जो मुडलियार कमीशन, ये मुडलियार है, मुडलियार कमीशन बना था, ये भी बना था 1952 के अराउंड। और जो लास्ट वाला है नेशनल नॉलेज कमीशन, ये तो रिसेंटली बना था। सेम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे जब PM मनमोहन सिंह थे हमारे भारत के। 2005 की बात है ये, तो ये बना था। अच्छा, जो राधाकृष्णन कमीशन है इसे ही हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ओके, और इसकी सजेशंस थी कि जो एक बॉडी है UGC, 1945 में इसको सेटअप किया गया था सार्जेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे। तो UGC जो है कि ये एक इंटीग्रेटेड कर दे पूरे सिस्टम को, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को, और एक नया जो है कि कॉन्सेप्ट लेके आए। तो राधाकृष्णन कमीशन इसका सही आंसर है। एवरी ईयर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द नेशनल प्रेस डे ऑन, कितनी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को जो है कि नेशनल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड?
कब जो है कि कहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है, तो कब और कहाँ, तो देखिए कोलकाता में ये इस्टेब्लिश किया गया है 1955 में। बेसिकली ये पहले से ही इस्टेब्लिश था, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे तो 1817 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, प्रेसिडेंसी कॉलेज, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था उस टाइम पे, और 1955 में इसको सभी कम्युनिटी के लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। चलिए, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आई होप पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आगे भी आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं।